हेलो मास्टर जी, स्वागत है आज आप सबका फिर से। आज हम लोग स्पेशल बीपीएससी रिलेटेड जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसी का मैं पहला टॉपिक ईवीएस लेकर के आया हूँ जो क्लास 6 का है। ये सीरीज आपका रेगुलर होगा। क्लास 6ठी से लेकर के 10वीं तक के जितने भी SCERT के ईवीएस आपके हो गए और फिर आपके साइंस हो गए, उन सब का सीरीज आपको मिलेगा। डेली 3 वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने मित्रों के पास शेयर कर ले जो भी आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस पे आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। एकदम SCERT शुरू कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने चैप्टर जो लिया है भाई साहब उसका नाम है हमारा सौर मंडल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हमारा सौर मंडल के बारे में। तो हम इसे पढ़ते हैं और देखिए समझिएगा, बढ़िया से पढ़ते हैं और साथ में कॉपी कलम जरूर रखेंगे ताकि इसमें जो भी मुख्य पॉइंट मिले हम उसका नोट्स बनाते जाएं। चलिए, गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी हमारे तारे क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारा मंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। सूर्य सौर का मुख्य, सौर परिवार का मुख्य। देखिए पहला सवाल यही मिल गया कि जो सौर परिवार होते हैं उस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। पहला सवाल यही मिल गया कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। मुखिया कौन होता है? जैसे हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी या दादाजी होते हैं, वैसे ही सौर परिवार का जो मुखिया होता है मेरे मास्टर जी, वो सूर्य होता है। पहला सवाल आप इसको नोट कर सकते हैं कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। अब आगे पढ़ते हैं तो आगे कर रहा है, गोले छत के नीचे लगी हुई कुर्सी पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। यानी सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य, यानी सूर्य से मिलते हैं। इतने कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन हो लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। ये एकदम से नोट कर लेंगे, सूर्य क्या है, सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सौर मंडल में, सौर परिवार में जितने भी प्रकाश हैं वो सबके सब इसी से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग के लपटें दिखाई देती है और जो उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है उसे सौर प्रज्वाला कहते हैं। ये भी नोट कर लेंगे कि सूर्य की सतह से जो उठता हुआ आग का गोला दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सौर प्रज्वल कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अब हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। देखिए इसमें, इस बात में इन्होंने एक बात कह दिया, अगर हम सूर्य को क्रिकेट का गेंद माने तो जो पृथ्वी है वो राई के समान देगी। यानी कि सूर्य को अगर हम क्रिकेट का गेंद माने, यानी सूर्य का आकार कैसा है मेरे भाई, तो सूर्य का आकार गोलाकार है और पृथ्वी राई के समान देखेगी। मतलब राई का भी आकार कैसा होता है, राई तो आप देखे होंगे ना, तो गोलाकार होता है। तो सूर्य बड़ा होगा और पृथ्वी इससे कई गुना छोटा होगा, लेकिन दोनों के जो आकार होंगे, दोनों के आकृति होंगे मास्टर जी, वो गोलाकार होंगे। अब यहाँ दिया है ग्रहों से परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था, लेकिन गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी यह चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी कि ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। भाई साहब समझने की बात है, यह सूर्य है और इसके अगल बगल में 8 गोले हम ऐसे ही बना रहे हैं, हालांकि ये लोग कुछ दूरी पे है। 8 गोले दिखने लगे, 1 2 3 4 5 8 गोले दिखने लगे जो सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, और इन्हीं 8 गोलों को ग्रह कहते हैं। मतलब कि ग्रह का डिफिनेशन हमें मिल गया कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। आप इसे नोट कर सकते हैं, इस बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल जो है इसी से बनेंगे। अभी हम लोगों के पास 3-4 सवाल उभर के आए। पहला सवाल आया कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो वो सूर्य होता है। सूर्य से जो वो आग के लपटें निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सौर प्रज्वल कहते हैं। सूर्य की आकृति कैसी है, आकार कैसी है, तो गोलाकार है। पृथ्वी की आकार कैसी है, तो वो भी गोलाकार है। लेकिन सूर्य जो है पृथ्वी से क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है। तो सूर्य जो होता है पृथ्वी से बड़ा होता है। ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रह किसे कहते हैं, तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उससे हम लोग ग्रह कहते हैं। अभी हम लोगों ने इन्हीं बातों को सीखा। आगे पढ़ते हैं। इन्हें स्वयं प्रकाश नहीं होता, मतलब कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या ग्रह के प्रकाश होते हैं, हाँ ना, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होते हैं। एक तीर का विहन बारी बारी से सभी ग्रहों पर लगने लगा। उद्घोषण ने उनके नाम बताने लगे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह है। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के निकट बुध ग्रह है। यानी कि हमें एक और सवाल का जवाब मिल गया कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन होता है, ये सवाल पूछेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध होते हैं, इसलिए उससे अधिक चमक है। यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, अब ये भी टॉपिक आपका आ गया। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो जो सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी उसका नाम क्या है, तो बुध है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया कि यह मंगल ग्रह है। यानी कि जो मंगल ग्रह होता है उस मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और वैसे भी हम लोग मंगलवार को बजरंग बली का पूजा करते हैं और उस दिन लाल रंग का कपड़ा धारण करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं कि जो मंगल है, जो ग्रह मंगल है, उनका रंग होता कैसा है, तो उनका रंग लाल होता है। सबके सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। अब आइए, अब ये जो ग्रह का आकृति दिया है इसको समझते हैं। ये देखिए जो बीच में मुखिया जी हैं, इनका नाम सूर्य है, इसके सबसे नजदीक बुध है
और बुध के बाद शुक्र है, यानी कि सूर्य के दूसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। उसके बाद शुक्र के बाद कौन सा है जी? तो पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद कौन सा है जी? तो मंगल है, जिसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सूर्य के दूसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अब इसके आगे बात करें तो मंगल के बाद आपका आ जाता है बृहस्पति। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो गोलाकार आकृति है मेरे भाई, ये है बृहस्पति का और ये है मंगल का। तो इनके बीच का जो जगह है इसमें देखिए दिया है क्षुद्र ग्रह। तो ये भी एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इस बात को दिमाग में सेट कर लें। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, लाल रंग के ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं, और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, बृहस्पति के बाद आपका शनि है, शनि के बाद आपका कौन सा है? अरुण है, और अरुण के बाद वरुण है, यानी कि सबसे सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। बृहस्पति और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सभी बातों को नोट वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपका एक बेहतरीन नोटबुक बन के तैयार हो जाए। अगला आते हैं जी, कह रहा है कि सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूमते रहते थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषण हुआ, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले का मतलब गोला गोला रिंग, हम इसको कह सकते हैं। तो छल्ले कहे चाहे रिंग कहें, तो शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिनके पास क्या है जी? छल्ले हैं, रिंग है। ओके, इसको आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तो यहाँ पे भी एक सवाल बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा ग्रह था जो अब क्षुद्र ग्रह में आता है? तो ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लूटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला, अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजा, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमारे काफी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे जो सूर्य से भी बड़े हैं। वाह, क्या बात है! मतलब जो तारे हैं उनमें कुछ ऐसे भी तारे हैं जो सूर्य से बड़ा है, जो सूर्य ऑलरेडी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। आगे दिया है कि सूर्य भी तो एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसके प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। इस बात को भी नोट कर लेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आंसर होगा लगभग 8 मिनट। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। यानी कि सूर्य के बाद का जो तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने दिन लगते हैं? तो 4 वर्ष लगते हैं। इस बात को भी नोट कर लेंगे। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने समय लगते हैं? तो वो 8 मिनट लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है
पृथ्वी हमारा घर, यानी हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है? उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। अब गोविंद के तारों का रहस्य समझ में आने लगा था, तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अपनी धरती पर चले। अपनी धरती पर यानी हम जहां रहते हैं। गोविंद चौंक गया, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरी नुमा आसमान पर गोले आकृति उभरने लगी, उसके उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही यही है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। यही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नजर आती है। इस बात को लिख लेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है, तो आंसर नीला होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा 29% स्थल से है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला प्रतीत होता है। यानी अगर मेरे मास्टर जी, अगर हम लोग पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी पर क्या है, 71% जल है और 29% स्थल है। जल की अधिकता होने के कारण जब सूर्य की किरणें जल पे पड़ती है तो यहाँ से जो है नीले रंग परावर्तित होते हैं, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे मास्टर जी, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके हाथों में हजारों बच्चों का भविष्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उपग्रहों की सैर पर। अगर हम उपग्रहों के सैर पे आएंगे तो सबसे पहले उद्घोषक ने बताया कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोला पिंड घूमता नजर आ रहा। पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रही है। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद, यानी जिसे बचपन में हम लोग चांदा मामा कहते थे। यही है चांद, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब समझने वाली बात है मास्टर जी कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंदा मामा। चंदा मामा यानी बचपन में जिनको देख करके, दिखा करके हमारी माताएं जो हैं वो भाई साहब खाना खिलाती थी, वही हैं हम लोगों के चंदा मामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चीज पे आते हैं। अगर तो ये बात ध्यान रखेंगे मास्टर जी कि पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन सी है, एकमात्र उपग्रह कौन है, तो याद रखेंगे चंद्रमा, यानी हम लोग कहते थे चांदा मामा। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 में पहुंच जाता है। 1.25 यानी 1.25 में जो है चंद्रमा की प्रकाश हमारे पृथ्वी पे पहुंचती है, और 8 मिनट में सूर्य की प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। और सूर्य से जो दूर तारा है उनकी प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। अगले टॉपिक कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन
8 घंटे में पूरी करती है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। मतलब चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर भी घूमने में और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेती है। इस बात को भी नोट कर लेंगे। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा होता है। इसका धरातल उभर खाबर है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को तो एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 एवं शनि के 62 उपग्रह हैं। तो एक बात यहाँ पता लग गया कि सबसे ज्यादा अगर उपग्रह है तो वो है बृहस्पति का, जिसकी संख्या कितनी है 63 है। और उसके बाद शनि का, तो शनि का संख्या कितना है 62 है मेरे भाई। आगे कहता है कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मतलब बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टाइटन है। और दो ऐसे ग्रह हैं बेचारे बुध और शुक्र जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जिनके कोई बच्चे नहीं है, ये मान सकते हैं आप जी। उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता वैसे ही उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार के वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वास से। सो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। आगे बढ़ते हैं। तब गोविंद ने उत्सुकता पूर्वक कहा कि आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा उन्होंने कुछ अच्छी बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मेरे भाई समझना, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं तो क्षुद्र ग्रह वे छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है ये मैंने पहले बताया है। तो क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। बस इतना याद रखना ना मेरे भाई। बम याद रखना, ब बम के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाएगा। बम माने बृहस्पति, ब माने बृहस्पति और म माने मंगल, यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये मंगल एवं यहाँ दिया है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। यहां से भी एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है तो सीरस है। वह कौन सा ग्रह है जिसे अभी क्षुद्र ग्रह में शामिल कर लिया गया है तो वो है कौन सा, प्लूटो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और क्षुद्र ग्रह क्या है तो ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं बस। अब आगे कुछ बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रहों के नाम दिया है बुध, घूर्णन का समय 58 यानी कि 6 दिन, परिभ्रमण का समय 87.97 दिन, उपग्रहों की संख्या 0 है। शुक्र का भी उपग्रह का संख्या 0 है। पृथ्वी का उपग्रह एगो है। मंगल का उपग्रह 2 है जिसका नाम है फोबोस और डिबोस। लिख लीजिएगा इस बात को, ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार पूछता भी है। बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं 63 हैं। शनि के उपग्रह 62 हैं। यूरेनस यानी अरुण के उपग्रह जो हैं सो 27 हैं। नेपच्यून यानी वरुण के उपग्रह कितने हैं तो
13 हैं। तो सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के और उसके बाद शनि के, सबसे कम किसके? पृथ्वी के। कौन दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो उनका नाम है बुध और शुक्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही के अनुसंधान एवं खोज के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे रात्रि के समय अचानक एक छोटा सा लौ जैसा ऊपर से नीचे यानी हमारे पृथ्वी पे गिरता हुआ दिखता है, जिसे हमारे घर वाले बोलते हैं कि मत टोको इसे, ये अशुभ है, ये भूत है। तो वास्तव में ये भूत नहीं मेरे भाई, वो होता क्या है? उसे कहते हैं उल्का पिंड। इस बात को ध्यान रखेंगे। गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है ध्रुव तारा। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी प्रकाश बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान पर अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान था। मतलब ये हुआ कि जो ध्रुव तारा होते हैं, जो मेरे भाई ध्रुव तारा होंगे, वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देंगे, और उत्तर दिशा में दिखाई देने के कारण पहले से ही नाविकों को ये बात पता होता था कि हाँ, ये उत्तर दिशा है। किसके वजह से? तो ध्रुव तारों की वजह से। तारों के कई विशेष समूह हैं, जिन्हें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा करती है, तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है मेष राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये राशियों की संख्या 12 राशि है। और हम लोग का जो नाम होता है ना, उन नाम की जो राशियां होती है, इन्हीं के आधार पर रखी जाती है। शादी ब्याह में लोग देखते हैं गणना मिलाता है। ए भाई, लड़कावा का नाम का है? तो मान लो लड़कावा का नाम राहुल है। लड़किया का नाम का है? तो लड़किया का भी नाम कुछ होगा। अब लड़के के राशि के नाम से और लड़की के राशि के नाम से जो पहला लेटर होता है, उसके नाम से राशि करके गणना मिलाते हैं। गणना यानी गुण मिलाते हैं, है ना। और गुण अगर मिल जाते हैं तो फिर ब्याह शादी होते हैं। लेकिन अब कहाँ गुण मिलाया जा रहा है? अब तो भैया लव में लोगों को भरोसा होता है, अब गुण तो लोग मिलाते नहीं है। इसीलिए मेरे भाई हेलो, हाँ थोड़ा मैं कहती है 10 मिनट में फोन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये कॉल आ गया था। आगे क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों की समुदाय हैं, जिनकी संख्या 27 है। अब देखिए, तारों की पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समूह है, जिनकी संख्या कितनी है? 27 है। और राशियों की संख्या कितनी है? बहुआ राशि 12, ग्रहों की संख्या 8 और तारों की समूहों की संख्या कितनी है? 27 है। ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। तारों के इन
चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ते हैं। इन तारों के समूहों को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्र, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तर, आषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। ये भी बात ध्यान रखेंगे कि नक्षत्रों की संख्या 27 है और एक नक्षत्र को पार करने में पृथ्वी 14 दिन का समय लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन की होती है। ज्योतिष की विद्वता मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा, उसे नई नई जानकारियां मिली थी। वह काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी नई नई जानकारियां मिल रहा है, तो आप लोग भी अपने घर पे काफी खुश होंगे। चलिए आगे है आकाश गंगा, यानी इसे कहते हैं तारों का नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी है। गोविंद ने पूछा, ये आकाश गंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते के तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। सप्तर्षि तारों का समूह है, ध्यान रखेंगे। तारों का समूह को क्या कहते हैं? तो सप्तर्षि कहते हैं। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाते हैं। सप्तर्षि राशि किधर, सप्तर्षि तारा किधर दिखाई देता है? तो उत्तर में, और ये 7 तारों का एक समूह होता है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलहु, पुलस्त्य, अनि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीथा। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचकांक है। यानी इन रेखा को जो मिला रहा है, ये उत्तर दिशा का क्या है जी? प्रतीक है मेरे भाई। अब जो है पहला अध्याय हम लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। ये इनका डिटेल था। अब हम इनका वन लाइनर और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें और एक बार और इस वीडियो को देख लें, और फिर हम इसका वन लाइनर जो इसमें बात नहीं दिया गया है वो भी बात, वन लाइनर बात, और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सब हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं मास्टर जी। जय हिंद मास्टर जी।